अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा रिटर्न अंडर जीएसटी। जीएसटी में रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। अब बोलोगे अमित सर बाकी बातें बाद में, पहले ये बताओ रिटर्न का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न। शिवानी गेट बंद करना। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है बेटा पूरे मंथ में आपने जो सप्लाई किया है उसका डिटेल जीएसटी डिपार्टमेंट को बताना। समझा क्या मतलब होता है। रिटर्न का मतलब क्या है, पूरे मंथ में जो भी आपने सप्लाई किया है उसका डिटेल जीएसटी डिपार्टमेंट को बताना, दैट इज कॉल्ड रिटर्न। रिटर्न के जो टोटल सेक्शंस हैं वो 37 से लेके 45 तक है, लेकिन इसमें बताऊंगा कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं जो अपन को याद रखना है। ठीक है, 6 सेक्शंस ऐसे हैं जो हमें याद रखना है, बाकी सेक्शंस अगर आप इग्नोर भी कर दोगे तो चलेगा। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, रिटर्न अंडर द जीएसटी। रिटर्न का मतलब ये नहीं मुझे जीएसटी डिपार्टमेंट से कुछ वापस मिलने वाला है, ऐसा नहीं बोल रहा। हमें जीएसटी डिपार्टमेंट को एक डिटेल सबमिट करना है कि हमने पूरे मंथ में क्या सप्लाई किया है, क्योंकि जीएसटी किसके ऊपर लगता है बेटा, सप्लाई। और सप्लाई किस चीज का, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विस का हो। तो जीएसटी डिपार्टमेंट को हमें ये डिटेल बताना है कि आपने किस चीज का सप्लाई किया है और कितना किया है, उसके रिगार्डिंग आपने टैक्स कितना कलेक्ट किया, आईटीसी कितनी ली है, इन सारे चीजों का डिटेल हमें किसको सबमिट करना है, जीएसटी डिपार्टमेंट को। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिटर्न। शिवानी अच्छे से डोर क्लोज करो ना, आप उसको घुमाओ मत, सीधा खींचो। हाँ, आई बात है समझ में। रिटर्न का मतलब, चलिए अब अपने नोट्स में देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न। पहला क्वेश्चन मैंने वही लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर जीएसटी लॉ अ टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट हिज टैक्स लाइबिलिटी। मतलब जीएसटी जो है बेटा वो सेल्फ असेसमेंट का कंसेप्ट है। आप इनकम अर्न कर रहे हो, आपको खुद से असेस करना है कि मैंने कितना सप्लाई किया। डिपार्टमेंट असेस नहीं करेगा, आपको अपना सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे डिपार्टमेंट को क्या देना है, डिटेल। On a self-assessment basis and deposit the tax. The term return ordinarily means the statement of information furnished by the taxpayer to the government at a regular intervals. Underline करो word regular interval को और वहां पे लिखो monthly, quarterly, annually. Monthly, quarterly, annually. Regular interval का मतलब क्या है, monthly, quarterly, annually. मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। समझा, कोई डाउट तो बताइए। आपसे अब यहां पे देखो अपन ने 3-4 एमसीक्यू के आंसर ढूंढ लिए। सबसे पहला, जीएसटी इज अ सेल्फ असेसमेंट कंसेप्ट। ठीक है, जीएसटी का सेल्फ असेसमेंट कौन करेगा, टैक्स पेयर खुद से। और असेस करने के बाद रिपोर्ट किसको भेजेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट को। कैसे, एक रेगुलर इंटरवल पे। रेगुलर इंटरवल कौन होगा, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। किसका मंथली होगा, किसका क्वार्टरली होगा, बट एनुअली सबका होता है। मतलब कुछ एसएससी का मंथली है, कुछ का क्वार्टरली है, बट एनुअली सबका है। जो मंथली वाला होगा उसको भी एनुअली भेजना है, और जो क्वार्टरली वाला होगा उसको भी एनुअली क्या करना है बेटा, रिटर्न भेजना है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा सर रिटर्न जो फर्निश करोगे उसमें क्या क्या लिखोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ही आंसर लिखा मैंने, द नेचर ऑफ एक्टिविटी, बिजनेस, ऑपरेशन फॉर्मिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्सेशन। यानी आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, उसका ऑपरेशन कैसा है, किस टाइप का आप एक्टिविटी कर रहे हो, ये सारी बातें आपको रिटर्न में दिखानी है। सेकेंड पॉइंट, द मेजर्स ऑफ टैक्सेशन सच एज सेल प्राइस, टर्नओवर और वैल्यू। सेल प्राइस आपको बताना है, कितना वैल्यू है और उसका टैक्स कितना है, ये सब आपको दिखाना है किसमें, जीएसटी रिटर्न में। देन डिडक्शन एंड एग्जम्पशन, क्या आपको कुछ डिडक्शन मिला है, क्या आपको कुछ एग्जम्पशन मिला है। जैसे मैं आपको पूरा एक एग्जम्पशन का लिस्ट पढ़ाने वाला हूं, तो आपको ये बताना है कि आपका जो सप्लाई है वो एग्जम्प्टेड है या टैक्सेबल है, क्या गवर्नमेंट ने आपको अलग से कोई डिडक्शन या रिलीफ दिया है, ये सारी बातें आपको जीएसटी के रिटर्न में दिखानी है। और लास्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर अ गिवन पीरियड। समझ में आ गया।
सेकेंड क्वेश्चन आ जाइए, वाई फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज नेसेसरी। सर रिटर्न फाइल करना क्यों नेसेसरी, एक बात मुझे बताओ, ये तो हम आंसर जनरली भी बोल सकते हैं। रिटर्न अगर हम जब तक नहीं फाइल करेंगे, क्या डिपार्टमेंट को पता चल पाएगा कि मैंने कितना सप्लाई किया है, मेरे सप्लाई का वैल्यू कितना था, उस वैल्यू के ऊपर जो मैंने डिपार्टमेंट को टैक्स दिया है वो सही है या नहीं, जो मैंने रेट ऑफ टैक्स अप्लाई किया है वो एज पर डिपार्टमेंट वाला रेट है या नहीं। अब देखो रेट दो होते हैं बेटा, एक होता है टैरिफ रेट और एक होता है इफेक्टिव रेट। याद रखना जीएसटी में ओनली टैरिफ रेट ही लगता है। जैसे इनकम टैक्स में हम क्या देते हैं, रेट देते हैं, उसके ऊपर क्या देते हैं, इनकम टैक्स में हम क्या देते हैं बेटा, टैक्स देते हैं, और फिर उसके ऊपर क्या देते हैं, सरचार्ज, फिर क्या देते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये तीनों मिला के जो बनता है ना उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट। लेकिन जीएसटी में ओनली बेटा जीएसटी का रेट है, तो मतलब सिर्फ टैरिफ रेट है। क्या उसके ऊपर कोई सरचार्ज लगता है, कोई हेल्थ सेस लगता है, नहीं ना, तो सिर्फ कौन सा रेट लगता है बेटा, टैरिफ रेट। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने बहुत सारे आर्टिकल का बेटा टैरिफ रेट बताया है कि ये टैरिफ रेट रहेगा। किस आर्टिकल का क्या रेट है मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगा, बताऊंगा कौन से आर्टिकल का किस रेट से टैक्स जाता है, उसमें हम समझेंगे टैरिफ रेट क्या है। समझ में आया। तो लॉ मेकर किस लिए रिटर्न फाइल करने को बोल रहा है, इसलिए रिटर्न फाइल करने को बोल रहा है ताकि उसको पता चले तो जो भी डिटेल मुझे दे रहा है ना वो सब एज पर आवर गाइडलाइन है या नहीं। इसलिए हमें रिटर्न फाइल करना क्या है बेटा, नेसेसरी है, ताकि डिपार्टमेंट अप टू डेट रहे अबाउट योर ट्रांजेक्शन। ठीक है, देखिए आंसर मैंने क्या लिखा है। The return serves the following purpose. पहला, mode for transfer of information to the tax administration. Underline the word tax administration और वहां पे लिखो GST council या GST department. दूसरा, कंप्लाइंस वेरिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि भैया एसएससी ने कंप्लाइंस सारे लॉ का किया है या नहीं। नेक्स्ट, finalization of tax liability of the taxpayer within stipulated period of limitation. Underline the word stipulated period of limitation. इसका मतलब पता है क्या है, उसने किस टाइम में आपने टैक्स पे किया। आगे जब मैं आपको 39 सेक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पे डेट लिखे हुए, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। जैसे याद करो, अपन ने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ लिया, हमने इनवॉइस का चैप्टर पढ़ लिया, क्या बताया था, हमने पहले इनवॉइस जनरेट किया, उसके बाद उस इनवॉइस का हमने टाइम ऑफ सप्लाई निकाला। क्यों निकाला, सो दैट डिपार्टमेंट को हम टैक्स पे कर सके। तो टाइम ऑफ सप्लाई हमें डे बताता है, दिन बताता है, किस दिन तुझे टैक्स पे करना है डिपार्टमेंट को। समझा। तो वहां पे जो लिखा हुआ ना बेटा स्टेपुलेटेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, क्या उस पीरियड में तुमने टैक्स पे किया है या नहीं। नेक्स्ट, finalization providing necessary input for taking the policy decision, and last management of audit and anti evasion program। इससे डिपार्टमेंट को ये पता चल जाता है कहीं तुम टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे, और अगर चोरी कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, चोरी से बचने का स्टेप ढूंढेगा कि ताकि आप चोरी ना करो। समझ में आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्यों टैक्स रिटर्न फाइल करना नेसेसरी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेट द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जीएसटी रिटर्न या जीएसटी मैकेनिज्म। एक ही इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा इसका, जीएसटी रिटर्न ऑनलाइन जाती है, और ऑनलाइन जब भी कोई इंफॉर्मेशन जाएगा तो उसका ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज्यादा होगा। ऑफलाइन करेंगे तो क्या होगा, हम चोरी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का हेरा फेरी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में पॉसिबल है बट कम। अगर मैं बोलूं तो 90% चांसेस है कि सब कुछ सही होगा, 10% चांसेस है एक्यूरेसी में डिफरेंशिएशन आएगा, बट ऑफलाइन में 100% चांसेस होते हैं कि पूरी की पूरी एक्यूरेसी क्या होगी बेटा, गलत होगी। तो जीएसटी मैकेनिज्म का एक ही सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि भैया ये पूरा का पूरा क्या है, ऑनलाइन सिस्टम है, सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी यहां पे बरकरार रहती है। तो यही आंसर मैंने लिखा है, देखो पहला क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सेकेंड, अपलोडिंग ऑफ इनवॉइस लेबल इंफॉर्मेशन। जैसे ही अपन इनवॉइस जनरेट करेंगे वो सारी डिटेल अपने आप ले लेगा और उसी अकॉर्डिंग से मुझे आईटीसी देगा, उसी अकॉर्डिंग से मुझे क्या देगा, वो आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। एन इनवॉइस लेबल इंफॉर्मेशन मैचिंग एंड रिवर्सल ऑफ आईटीसी। जब तक मेरा इनवॉइस मैच नहीं करेगा, अभी सिखाऊंगा इनवॉइस कैसे मैच होता है, पूरा हम एक फॉर्म पढ़ने वाले, पूरा सीरीज बताऊंगा इनवॉइस कैसे मैच करना है, कब मैच होगा, कब तुम्हें आईटीसी मिलेगा। तो जीएसटी का ये बेनिफिट है कि सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से फ्रॉड के चांसेस बेटा 10% तक ही है, उससे ज्यादा फ्रॉड आप नहीं कर सकते। और मैं तो बोल रहा हूं ना के बराबर क्या होता है, फ्रॉड होता है। क्लियर है। अब आजिए, वेदर ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज मैंडेटरी, आंसर इज यस।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, क्या ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंडेटरी है? यस, हर एक एसएससी को मैंडेटरी ई फाइलिंग करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब देखो जरा ई फाइलिंग होती कैसे, देखो क्या लिखा मैंने, ऑल द रिटर्न अंडर जीएसटी लॉ आर टू बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, टैक्स पेयर कैन फाइल द स्टेटमेंट एंड रिटर्न बाय वेरियस मोड। Firstly, they can file their statement return directly on the GST common portal online। हमेशा याद रखना ऑनलाइन ही सब चीज आती है। और दूसरा, however, this may be tedious and time consuming for the taxpayer with a large number of invoices। For such taxpayer, online utilities have been provided by the GSTN network। उसका फुल फॉर्म लिखो, Goods and Service Tax Network। GSTN का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल में एक लेक्चर लूंगा बेटा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क क्या होता है। तो जिनके पास बेटा लार्ज इनवॉइस है, फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ा प्लेयर हूं, एक महीने में मेरी 1 लाख से ज़्यादा इनवॉइस जनरेट होती है। ठीक है, तो अब 1 लाख से ज़्यादा अगर इनवॉइस जनरेट, फॉर एग्जाम्पल लेते बेटा बाटा, कितनी बड़ी ब्रांड है, मुझे बताओ एक महीने में इनकी 1 लाख से ज़्यादा इनवॉइस जनरेट होती होगी, उससे भी ज़्यादा। अब इतनी ज़्यादा इनवॉइस जनरेट हो रही है, मुझे बताओ इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट को अगर मैं इंटरनेट पे अपलोड करूँगा क्या होगा, स्पीड स्लो हो जाएगी। तो क्या डिपार्टमेंट को टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा? नहीं। तो उसके लिए हम किसका सर्वर का इस्तेमाल करेंगे? जीएसटी नेटवर्क का। बताऊँगा जीएसटी नेटवर्क कैसे काम करता है। ठीक है, आगे देखो, जीएसटी नेटवर्क हैज़ also developed an ecosystem of GST सुविधा provides that will integrate with common portal। यानी ये भी तुम्हें कहाँ पे मिलेगा? GST के कॉमन पोर्टल पे ही ये नेटवर्क मिलता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बेटा? फाइलिंग। आजिए, व्हाट डू यू मीन बाय B2B? समझना बेटा, GST में 2 टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक होता है B2B और एक होता है B2C। बहुत ध्यान से समझना। B2B का मतलब क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, और यहाँ पे ITC मिलेगा। B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर, और यहां पे ITC नहीं मिलेगा। याद रखना, एंड यूजर को ITC नहीं मिलता। ITC तब मिलेगा व्हेन देयर इज अ सेल, व्हेन देयर इज अ सब्सिक्वेंट सेल। फॉर एग्जांपल, मैंने गुड्स साक्षी को बेचा और साक्षी आगे मानव को सेल कर रही है और मानव कंज्यूम कर रहा है, तो मानव से GST किसने लिया? साक्षी ने। और साक्षी ने जब मुझसे खरीदा था तो मुझे भी GST पे किया था, तो साक्षी ITC लेगी। लेकिन क्या मानव आगे सेल कर रहा है? नहीं। तो जब वो टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर रहा तो काहे का ITC? तुम तो एंड यूजर हो गए ना, तुम आर्टिकल को क्या कर रहे हो बेटा? कंज्यूम। तो एंड यूजर को क्या नहीं मिलता? GST नहीं मिलता। तो मुझे बताओ, बिजनेस टू बिजनेस वाले को क्या मिलेगा? ITC मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, लेकिन बिजनेस टू कंज्यूमर वालों को ITC नहीं मिलेगा। क्लियर? तो देखो नीचे लिखा हुआ है, बिजनेस टू बिजनेस मीन्स business transaction। in such type of transaction the recipient is also a registered supplier and hence take ITC। अगर वो registered नहीं होगा तो उसको ITC फिर नहीं मिलेगा। Second point, business to consumer means consumer transaction। in such type of transaction the recipient is a consumer or unregistered and hence will not take ITC। वो ITC नहीं ले पाएगा। बताओ, क्या रिटर्न का आपको पहले बेसिक प्रोविजन समझ में आ गया? पक्का? चलिए अब हम सेक्शन के साथ स्टडी करने वाले हैं और आपको ये चैप्टर सेक्शन के फॉर्म में याद रखना है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है। सबसे पहला तो 3 सेक्शन अपन को बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझना है। सेक्शन नंबर 37, 38 और 39। ठीक है, ये 3 सिलसिला मंथली होता है। ये तीनों सेक्शंस कब लगते हैं बेटा? मंथली या क्वार्टरली लगेगा। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 37 में आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न है। किसका है? आउटवर्ड सप्लाई का। सेक्शन 38 में इनवर्ड सप्लाई का रिटर्न है। अब बताओ पहले आउटवर्ड सप्लाई का मतलब जानवी, आप बताओ आउटवर्ड सप्लाई। राग्या आप बताओ। सेल, सिंपल वर्ड में लिखो, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब सेल। हमेशा याद रखना, मैं पूरे जीएसटी में इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई बार बार वर्ड यूज करूंगा। समझ जाना मित्र किसकी बात कर रहा है। आउटवर्ड का मतलब सेल और इनवर्ड का मतलब परचेज। अब देखो यहीं से सारी बातें क्लियर हो जाएगी। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब ये रिटर्न कौन फाइल करेगा? सप्लायर। इनवर्ड सप्लाई का मतलब ये रिटर्न कौन फाइल करेगा? परचेजर। आउटवर्ड सप्लाई कौन फाइल करेगा? सप्लायर। इनवर्ड सप्लाई कौन फाइल करेगा? परचेजर। दिया नहीं क्या मुझे तुम्हें जीएसटी का? यश तुम्हें दिया ना नोट्स। और 39 में
अब देखो ये जो रिटर्न जाती है ना बेटा, ये मंथली जाती है, ये भी क्या जाएगी मंथली। इसमें क्या होगा 39 में, ध्यान से सुनना, जो तुमने सप्लायर ने आउटवर्ड भेजा उसके बिहाफ में रिसिपेंट ने इनवर्ड भेजा, ठीक है। अब इन दोनों ट्रांजैक्शन को क्या किए जाएंगे, मैच, और मैचिंग बेसिस पे फिर से सप्लायर क्या भेजेगा फाइनल रिटर्न। क्या भेजेगा, फाइनल रिटर्न मंथ में। तो पहले 37 होगा, फिर 38 होगा और फिर 39 होगा। पहले मैं पूरा पिक्चर क्लियर कर देता हूं, फिर मैं सेक्शन पे आऊंगा, सेक्शन क्या बोलता है, ठीक है। ध्यान सुनना कैसे होता है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक का 1 से लेके 20th हर एक महीने का 1 से लेके 20 तक का एक सौगात फिक्स कर रखा है, डेट फिक्स कर रखा है, जिसमें हर एक बिजनेसमैन को अपना चेहरा इनको दिखाना होगा। समझा। एवरी मंथ में 1 से लेके 20 तक एसएससी को सिर्फ किसके चक्कर लगाने हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने हैं 1 से लेके 20 तक। अब कैसे होता है सुनना, पूरा एक परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं। अमित जो है वो आर्टिकल सप्लाई कर रहा है। अमित क्या है बेटा, आर्टिकल सप्लाई कर रहा है। किसको सप्लाई कर रहा है, अशोक को। अमित आर्टिकल सप्लाई कर रहा है किसको बेटा, अशोक को। जब अमित आर्टिकल सप्लाई कर रहा है अशोक को, तो मुझे बताओ अमित कौन, सप्लायर, अशोक कौन, रिसीवर, या इसको परचेजर बोल दो, ठीक है। अब ध्यान से मान लो अमित जो है मार्च के महीने में आर्टिकल सप्लाई कर रहा है, या जनवरी का मंथ लेते, जैन के महीने में क्या कर रहा है, आर्टिकल सप्लाई कर रहा है। अमित ने जैन के महीने में कभी भी आर्टिकल सप्लाई किया, 1 जैन से लेके 31 जैन के बीच में कभी भी आर्टिकल सप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अमित को अपने सप्लाई का डिटेल भेजना है, किसको, जीएसटी डिपार्टमेंट को अपने सप्लाई का डिटेल भेजना है। कौन से डेट में, तो बोला जनवरी का डिटेल अमित को भेजना है फरवरी में, यानी किसी भी पर्टिकुलर मंथ के सप्लाई का डिटेल उसके अगले महीने को जाती है। अगले महीने की कौन सी डेट, तो बोला भैया 1 से लेके 20 तक का डेट फिक्स है, लेकिन अब देखो ये डेट के 3 बाइफर्केशन है। फरवरी के 1 से लेके 10 तारीख तक क्या जाएगा बेटा, सप्लायर का डिटेल, किसका, सप्लायर का। फॉर्म नंबर है GSTR1, रट्टा मारना है सारे फॉर्म, GSTR1। जैसे ही अमित ने जीएसटी पोर्टल पे GSTR1 अपलोड किया, कब बेटा, 1 से लेके 10 के बीच में, 1 से लेके 10 के बीच में, ऑटोमेटिकली जैसे GSTR1 अपलोड होगा तो ऑटोमेटिकली बेटा 2 फॉर्म अपने आप जनरेट हो जाएंगे, GSTR2A, GSTR4A। क्या जनरेट हो जाएगा, GSTR2A और GSTR4A ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। जया क्या बोल रही है अमित सर, एक बात रुको, जैन में अपन ने आर्टिकल सप्लाई किया ना सर, मेरा दिल कर रहा है कि मैं 31 जैन को ही भेज दूं GSTR1। डिपार्टमेंट बोल रहा बेटा जया दिल को काबू में रखो, 1 जैन से लेके 10 जैन के बीच में ही तुम भेजोगे, 31 जैन को मुझे नहीं चाहिए। समझा नहीं समझा, मतलब जिस मंथ के एंड में तुम सप्लाई कर रहे हो उस मंथ के एंड में कभी भी क्या नहीं जाएगा बेटा, उसी महीने का GSTR नहीं जाएगा। कब जाएगा, अगले महीने की 1 से लेके 10 के बीच में तुम्हें भेजना है, क्या, GSTR1 भेजा। जैसे ही 1 भेजेगा क्या जनरेट हो जाएगा, GSTR2A और GSTR4A। ध्यान से, GSTR2A उन एसएससी के लिए जनरेट होगा जिन्होंने सेक्शन 9 को फॉलो किया है, और जो लोग सेक्शन 10 को फॉलो करेंगे उनके लिए 4A। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब 9 किसके लिए और 10 किसके लिए, 9 में नॉर्मल एसएससी और 10 में जो लोग कंपोजिशन लेवी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको अभी तक कंपोजिशन लेवी पढ़ाया नहीं है। सेक्शन 10 है बेटा स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट के लिए, जिनका टर्नओवर मैक्स टू मैक्स 1.5 करोड़ है, ठीक है। ऐसे रट्टा मारो, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ है उनके लिए सेक्शन 10, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए सेक्शन नंबर 9। लेकिन जब सेक्शन 10 पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे 2 टर्नओवर है, 75 लाख का और 1.5 करोड़ का। उसमें अमेंडमेंट आ गया, बाद में देखेंगे क्या आया। इतनी बातें समझ में आ गई। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है भैया, 1 से 10 के बीच में जब तूने GSTR1 फाइल किया, ऑटोमेटिक कौन सा फॉर्म जनरेट हो गया, GSTR2A और GSTR4A। ध्यान से, GSTR1 इज फॉर द आउटवर्ड सप्लाई डिटेल। कौन फाइल करेगा, सप्लायर। अभी पूरी कहानी बता रहा हूं, जब मैं रीड करना शुरू करूंगा तो आपसे कहानी सुनूंगा। समझ में आया। तो एक एक फॉर्म याद रखना है डेट के साथ।
GSTR1 कब तक जाएगा? 1 से लेके 10 के बीच में, ठीक है। सर क्या मैं 10 के बाद फाइल करूं? नॉट अलाउड, 1 से लेके 10 में ही तुझे GSTR1 फाइल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, जब वो ऑटोमेटिक फॉर्म जनरेट हो गया ना बेटा, अब उसके बिहाफ पे रिसिपेंट, मतलब ये जो तूने GSTR1 भेजे ना, ये सेक्शन नंबर 37 का है आउटवर्ड। अब वो फॉर्म जनरेट हो गया, उसके बिहाफ पे अब रिसिपेंट अपना भेजेगा, रिसिपेंट के ऊपर लगेगा सेक्शन 38। 11th से लेके 15th के बीच में रिसिपेंट अपना भेजेगा कौन सा फॉर्म? इसके डिफरेंट फॉर्म है, GSTR2, GSTR4। 2 किसके लिए? सेक्शन 9 वालों के लिए, और 4 किसके लिए? सेक्शन 10 वालों के लिए। भेज दिया। अब क्या होगा, इन दोनों ने अपना डिटेल सबमिट किया। समझो, टेक्निकली समझो। GSTR1 में सप्लायर ने डिटेल भेजा, मान ले अशोक कौन, अमित कौन है सप्लायर, तो मैंने अपना डिटेल भेज दिया, सब कुछ फिल करके भेज दिया। अब मेरा डिटेल किस तक पहुंच गया? रिसिपेंट तक पहुंच गया। रिसिपेंट ने देखा कि अमित ने क्या क्या भरा है। अब रिसिपेंट ने क्या देखा, अरे मैंने तो आर्टिकल लिए थे 2 लाख के, अमित ने तो आर्टिकल से 20,000 दिखाए हैं, भाई मेरा तो मेरा गड़क हो जाएगा। ITC मैच कर रहे क्या दोनों के डिटेल? तो अब जो अशोक है वो क्या करेगा, 11 से लेके 15 के बीच में वो अपना जब रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें करेक्शन करेगा, उसमें करेक्शन करेगा। अब मुझे बताओ, जैसे इसने GSTR2 और 4 फाइल किया, ऑटोमेटिक एक फॉर्म जनरेट होगा GSTR1A। कौन सा फॉर्म जनरेट होगा? GSTR1A। अब ये फॉर्म 1A किसको मिल जाएगा? सप्लायर को। अब सप्लायर देखेगा कि अमित ने क्या क्या चेंज किए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अमित ने क्या क्या चेंज किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या रिसिपेंट के पास इतनी पावर है कि वो सप्लायर के दिए गए डिटेल में चेंज कर सकता है? आंसर इज यस। भाई वो अपना दिखाएगा ना पूरी, और सप्लायर ने अपना दिखाया। अब समझ में आ रहा? मुझे बताओ, GST डिपार्टमेंट पूरे मजे ले रहा है? GST डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, भैया सप्लायर तू अपना भेज, रिसीवर तू अपना भेज, तुम दोनों पहले लड़ लो, जो जीतेगा मेरे पास आ जाना। समझ में आ रहा? अब क्या होगा, 11 से 15 का डेट किसके लिए फिक्स? रिसिपेंट के लिए। अब मुझे बताओ, 11 से 15 के बीच में सप्लायर आ सकता है क्या? अच्छा, 11 से 15 के बीच में रिसिपेंट आ सकता है क्या? हाँ सर, उसी के लिए तो है। अच्छा, 15 के बाद रिसिपेंट आएगा क्या? बेटा निकलो यहाँ से बाहर, नहीं चाहिए तुम्हारा चेहरा। समझा? अच्छा, GSTR1A जनरेट हो गया। अब 17 से लेके 18 के बीच में, सॉरी 16 और 17 के बीच में पता है क्या होगा? 16, 17, 18 ले लो, इसके बीच में GSTR1 के अमेंडमेंट को कौन कैरी ऑन करेगा? सप्लायर। एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट कर लिया मतलब डाटा मैच, रिजेक्ट कर दिया डाटा नॉट मैच। समझ में आ रहा? जितना डाटा मैच उतने डाटे का तुम फाइनल रिटर्न भेजो। कब? 20 तारीख तक। कब? अब इसके डेट अलग अलग है बेटा, किसी का 20th है, किसी का 10 है, किसी का 18 है, ऐसे डेट पढ़ाऊंगा 39 सेक्शन में। तो GSTR1A आने के बाद क्या लग जाएगा? सेक्शन नंबर 39। इसी को बोलते हैं मंथली रिटर्न। और मंथली रिटर्न का जो डेट होता है ना, जिस डेट को तुझे मंथली रिटर्न फाइल करना है, वही डेट तेरा टैक्स का भी डेट होगा। ठीक है? अच्छा, बात याद करो, कुछ बातें याद आ रही? टाइम ऑफ सप्लाई की कुछ बातें। हिंट मैं देता हूँ, सेक्शन 12 क्लॉज 6, सॉरी 5, हाँ 5, जानवी याद आ रहा कुछ? प्राज्ञा, सेक्शन 12 क्लॉज 5, जया, चलो हिंट देता हूँ और हिंट देता हूँ। सेक्शन 12 क्लॉज 2 क्या था? FCM। सेक्शन 12 क्लॉज 3 क्या था? RCM। 12(4) क्या था? वाउचर। अब तो बता दो 12(5) क्या था? वाउचर तक मैं लेके आया। सर वहीं पे क्यों रुक गए? 12(5) भी बता ही दो। याद आ रहा बेटा? रिटर्न। जिसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा जिस दिन रिटर्न फाइल किया। जिसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा जिस दिन टैक्स पे किया। याद आ रहा कुछ? नालायक, एक क्लास हुआ है सिर्फ, 2 क्लास, 2 लेक्चर पहले हमने ये पढ़ा था।
जिसने रिटर्न फाइल किया उसके लिए क्या था, जिस दिन रिटर्न फाइल किया वही टैक्स रेट है। तो भैया GSTR 3 में, सॉरी सेक्शन नंबर 39 में तू मंथली रिटर्न भेज रहा है ना, मंथली और क्वार्टरली वाला, तो जिस दिन तू रिटर्न भेजेगा वही तेरा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। उसी दिन क्या पे करना है तुझे, टैक्स। अगर मान लो अब पता है बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, भैया GST पे करने का ड्यू डेट बता दो, बच्चे साइलेंट, सर हमने तो आज तक कभी पढ़ा ही नहीं GST पेमेंट का ड्यू डेट। जबकि जिस दिन अपन रिटर्न फाइल करते हैं वही क्या है बेटा, GST पेमेंट का ड्यू डेट। क्यों, ये किसने एक्सप्लेन किया, 12(6) ने, 12(5) ने और 13(5) ने। 12(5) किसकी बात करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स की, और 13(5) किसकी बात करता है, सप्लाई ऑफ सर्विस की। और दोनों में सेम बात लिखा हुआ है, भैया अगर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है तो वही तेरा ड्यू डेट है, टाइम ऑफ सप्लाई। और रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है तो जिस दिन तू टैक्स पे करेगा। ठीक है, आप बोलोगे अमित सर अभी ये बताओ, ये जो 37 है, 38 है और 39 है, किसको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, आगे बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, मतलब जो 37 में नहीं आएगा उसके लिए सेक्शन 12(5) का क्या लगेगा, पॉइंट नंबर 2, और अगर 37 में आ गया तो 12(5) का क्या लगेगा, पॉइंट नंबर 1। समझा, आगे बताऊंगा। इतनी बातें समझ में आ रही, पूरी पिक्चर समझ में आ रही है। देखो पूरी कहानी क्या चली, शुरू से शुरू हो जाओ। अमित ने सप्लाई किया, सप्लायर क्या भेजेगा, GSTR 1, बोलो तभी याद होगा। सप्लायर क्या भेजेगा, GSTR 1, कौन से डेट को, अगले महीने की 1 से 10 के बीच में। सर 10 के बाद भेज सकता है क्या, नहीं। सर 1 से पहले भेज सकता है क्या, नहीं। करेक्ट है। अच्छा, जब GSTR 1 भेजेगा तो ऑटोमेटिक कौन सा फॉर्म जनरेट होगा, GSTR 2A और GSTR 4A। उसके बिहाफ पे रिसिपेंट सेक्शन नंबर 38 में क्या भेजेगा, अपना रिटर्न, कौन से फॉर्म में, GSTR 2 और GSTR 4 में। कब भेजेगा भैया, 11 से 15 के बीच में। क्या 11 से पहले भेज सकता है, नहीं। क्या 15 के बाद भेज सकता है, नहीं। जब 11 और 15 के बीच में वो GSTR 2 कौन भेजेगा, जो सेक्शन 9 वाला होगा, और जो सेक्शन 10 वाला होगा वो 4 भेजेगा। ऑटोमेटिक कौन सा फॉर्म जनरेट होगा, 1A। जब 1A जनरेट हो जाएगा ये किसको मिलेगा, सप्लायर को। अब सप्लायर 16, 17 और 18 के बीच में क्या करेगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। क्या एक्सेप्ट और रिजेक्ट, मॉडिफिकेशन डन बाय रिसिपेंट। एक्सेप्ट तो डाटा मैच, रिजेक्ट तो डाटा नॉट मैच्ड। ठीक है, अब उसको डाटा मैच करके GSTR सेक्शन 39 का रिटर्न भेजना है। सेक्शन 39 में कौन सा फॉर्म लगता है बाद में, GSTR 3 है, बाकी अलग अलग SSC के लिए अलग अलग फॉर्म है। समझ में आया, पूरी कहानी शुरू हो गई। अब सेक्शन के साथ पढ़ें। अब सिर्फ हमें क्या सीखना है, कंटेंट। याद रखना है सारे चीज़ मैं पूछूंगा अभी, ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं पूरा, फिर देखता हूँ किसको याद है कितना। ठीक है, चलो अब हम सेक्शन के साथ बेटा स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 37 सबसे पहले किसका सप्लाई है बेटा, किसका सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई। आ जाइए पेज नंबर 404 पे, क्या लिखा भाई, हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड व्हाट इज द फॉर्म एंड ड्यू डेट। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, the details of outward supply of both goods and services are required to be furnished by every registered person। underline the word registered person। बता दो कौन से सेक्शन में रजिस्ट्रेशन की बात की थी, भैया अगली क्लास से पढ़ा, कुछ तो कदर करो नलाइको। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने। हाँ कौन सा, ओहो बोलो बोलो, वेरी गुड, रटवाया था। हाँ नहीं, गिनती बोलो ना पूरा, 1 से लेके 25 तक नालायक। सेक्शन नंबर 22 मैंडेटरी रिटर्न, किसने कब बोला, किस, अच्छा 22 और दूसरा क्या था, 22 रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, और 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, और 23 में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रटवाया था मैंने पिछली क्लास में, दिल तोड़ते हो नलाइको। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या है, 22 वाले और 24 वाले, करेक्ट है। इंक्लूडिंग कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन, याद आ रहा कुछ, कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन, इंडियन सिटीजन, नॉट ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, पैन नंबर होगा, याद आ रहा कुछ। चलिए एक्स आगे भी और कुछ पूछता लेकिन नहीं पूछा।
एक्सेप्ट द फॉलोइंग, कौन कौन लोग, 6 लोग है बेटा, रट्टा मारो। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, लिखो बाजू में सेक्शन 10, बार बार जहां भी कंपोजिशन दिखे सब जगह पे लिखो सेक्शन 10 ताकि रट्टा हो जाए। पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, जल्दी बताओ सेक्शन 30। हाँ 51, सेक्शन 51 लिखो वहां पे, टीडीएस एट सोर्स सेक्शन 51, सेक्शन 51। उसके बाद पर्सन टैक्स कलेक्टिंग एट सोर्स 52 लिखो वहां पे, सेक्शन 52। अ सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस, तो देखो सीधा 6 लोगों को रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है 37 वाला, तो जिन 6 लोगों को रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है सेक्शन 37 वाला, उनके लिए क्या हो जाएगा, सेक्शन 12 क्लॉज 5 का पॉइंट नंबर 2, जब वो टैक्स पे करेंगे वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई। आ रही है बातें समझ में, पक्का? चलिए जल्दी से बताओ कौन से 6 लोग, नीचे मत देखो इधर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस, टीसीएस, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और ओआईडीआर, बस इन 6 लोगों को क्या नहीं भेजना है, 37 का रिटर्न नहीं भेजना है। करेक्ट और कंपोजिशन वाले सेक्शन 10। कौन सा फॉर्म है जल्दी बताओ, नीचे मत देखो, कौन सा फॉर्म था, जीएसटीआर 1, अभी लिखा था बोर्ड पे जीएसटीआर 1, याद हो गया पहला पेज, पक्का? जरा सब शीट बंद करना। हाँ अब बोलो किसको सेक्शन 37 का रिटर्न नहीं फाइल करना है, करेक्ट? करेक्ट। अभी तो ऐसे बोलते हैं ना पूरा रट्टा हो गया, अगली क्लास में नालायक सब भूल जाते हो। फॉर्म नंबर बताओ कौन सा, डेट बताओ कौन से डेट को भेजेंगे, अगले महीने की 1 से 10 को। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, देखो लिखा हुआ है अगले महीने की 1 से 10 को भेजना है, दिख रहा? ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 फॉर द पर्टिकुलर मंथ इज फिल्ड ऑन और बिफोर 10th of the immediately succeeding month। ठीक है, कमेंट जरा पढ़ो। जीएसटीआर 1 ऑफ द मंथ कैन बी फिल्ड एट एनी टाइम बिटवीन 1 to 10। जीएसटीआर 1 कैन नॉट बी फाइल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 11 to 15, यही पढ़ा था। एंड द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द जीएसटीआर 1 क्या एक्सटेंड हो सकती है? हाँ सर कर सकता है ना, कौन? कमिश्नर। कौन कर सकता है बेटा? कमिश्नर। और कमिश्नर ऑफ स्टेट जीएसटी या कमिश्नर ऑफ यूटी जीएसटी, ये लोग क्या कर सकते हैं बेटा? एक्सटेंड कर सकते हैं बाय इशूइंग द नोटिफिकेशन। इतनी बातें समझ में आ गई? ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ है? वेदर द टैक्स पेयर कैन फाइल जीएसटीआर 1 बिफोर द एंड ऑफ करंट टैक्स पीरियड, क्या पढ़ा था? करंट टैक्स पीरियड के एंड ऑफ बिफोर में कर सकता है? नो, मतलब जनवरी का जीएसटीआर 1 क्या जनवरी में जाएगा? नो। क्या लिखा हुआ है देखो, नो टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल जीएसटीआर 1 बिफोर द एंड ऑफ करंट टैक्स पीरियड। रितु बोल रही है सर कोई तो ऐसा होगा, कुछ तो बता दो, कोई तो ऐसा होगा जिसको करंट टैक्स पीरियड में फाइल करना। 2 लोग हैं भैया, देखो वहां पे 2 लोग का नाम लिखा हुआ है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कब? वो भी कब? जब उन्होंने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया। और दूसरा कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी नंबर, नॉर्मल टैक्स पेयर पर्सन ने क्या कर दिया? जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड, क्या डिटेल भेजना है भैया इसमें? तो देखो क्या लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा हुआ है? इनवॉइस वाइज डिटेल। क्या लिखा हुआ है? इंटर स्टेट सप्लाई, और इंट्रा स्टेट सप्लाई में तूने जो भी सप्लाई किया है रजिस्टर्ड पर्सन को, उसका एक एक इनवॉइस चाहिए भाई, करेक्ट है? अच्छा, अगर तूने इंटर स्टेट सप्लाई किया है या इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है, किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसका इनवॉइस वाइज डिटेल तब दियो जब उसकी इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा हो। देखो रजिस्टर्ड पर्सन को किया है तो 1 रुपये का इनवॉइस का भी मुझे डिटेल चाहिए, अनरजिस्टर्ड को किया है तो इनवॉइस का डिटेल कब देगा? जब 2,50,000 से ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट आ जाओ। कंसोलिडेटेड डिटेल, intra-state supply made to unregistered person for each rate of tax, मतलब कौन कौन रेट वाली आर्टिकल तूने भेजी है ना, उसका कंसोलिडेटेड डिटेल। फॉर एग्जांपल मैंने साक्षी को 5% वाले रेट का टोटल 18 आर्टिकल भेजा, चल 18 का कंसोलिडेटेड भेज, ठीक है?
जया को मैंने 10 टका वाले रेट का टोटल 32 आर्टिकल भेजा, ठीक है 32 का मुझे कंसोलिडेटेड क्या चाहिए, इनवॉइस चाहिए। समझा? आगे क्या लिखा है, इंटरेस्टेड सप्लाई मेड टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन विथ इनवॉइस वैल्यू अप टू 2,50,000 फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स सेपरेटली। अगर इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा हो गया तो अलग अलग, इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से कम है तो कंसोलिडेटेड। आई बातें समझ में? दोनों अनरजिस्टर्ड क्या है भैया, क्या बोल रहा है, कंसोलिडेटेड का भेजियो जब इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से कम है, और सेपरेट का भेजियो जब इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है। कोई दिक्कत? आगे आ जाओ। डेबिट एंड क्रेडिट नोट क्या भेजना भैया, डेबिट और क्रेडिट नोट। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, डेबिट नोट कब इशू होता है और क्रेडिट नोट कब इशू होता है? कब कब रीज़न क्या है डेबिट नोट इशू करने का? बोलो बोलो, याद है ना? पेट में है लेकिन बाहर नहीं आ रहा ना, वोमिटिंग करो, आएगा बाहर। क्या था भाई? जब पैसा कम चार्ज करते हैं तो डेबिट नोट और ज़्यादा चार्ज करते हैं तो क्रेडिट नोट। इतना नालायक याद रखने में देखो कितनी बर्डन आ रही है। पैसा कम चार्ज करते हैं तो डेबिट नोट, पैसा ज़्यादा चार्ज करते हैं तो क्रेडिट नोट। आज क्लास से निकलना पूरे रास्ते यही बोलते हुए जाओगे। डेबिट नोट तब चार्ज करेंगे जब पैसा कम होगा, और क्रेडिट नोट तब चार्ज करेंगे जब हमने ज़्यादा पैसा ले लिया। लेकिन क्रेडिट नोट बेटा तीन चीज़ पे होता है, पैसा ज़्यादा चार्ज कर लिया, आर्टिकल रिटर्न आ गया, या आर्टिकल डिफेक्टिव निकल गया। समझ में आ रहा? याद रहेगा? अच्छा एक और बम्बारी का पूछ लूँ जरा, मन कर रहा है मेरा। क्रेडिट नोट पे आईटीसी मिलेगा? ओ भाइयों, क्रेडिट नोट पे आईटीसी वापस करना होता है, क्योंकि तूने ज़्यादा ले लिया ना भाई, और डेबिट नोट पे आईटीसी मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। ये समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ GSTR1। ध्यान से, सबसे पहले भाई बेसिक अनदर डिटेल में क्या क्या लिखेगा, जीएसटी नंबर बता अपना, ठीक है, तेरे लीगल नेम और ट्रेड नेम क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर, टैक्स पीरियड, HSN कोड। ध्यान से, अब ये बहुत सुनने वाली बात है, आगे मैंने डिटेल में लिखा हुआ, सुन लो याद हो जाएगा। अगर तेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो मुझे HSN कोड नहीं चाहिए। 1.5 करोड़ से ज़्यादा अप टू 5 करोड़ तक है तो HSN कोड के लास्ट के 4 डिजिट, और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो HSN कोड के लास्ट का 6 डिजिट। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो मुझे HSN कोड नहीं चाहिए। 1.5 करोड़ से ज़्यादा अप टू 5 करोड़ तक है तो मुझे लास्ट का 4 डिजिट। अब बोलोगे अमित सर HSN कोड कितने डिजिट का होता है? 8। कितना? 8 में से सिर्फ लास्ट का क्या चाहिए भाई? 4। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो लास्ट के 6 डिजिट चाहिए मुझे। समझा? कोई डाउट यहाँ तक? अब बोलोगे अमित सर ये सारी बातें बाद में, पहले ये बताओ HSN कोड क्या होता है। HSN का फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। पता है इसका मतलब क्या होता है भैया? HSN कोड के थ्रू हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, NOMENCLATURE। समझा? याद रहेगा भैया? तो जल्दी बताओ, 1.5 से कम होगा तो नहीं देना है, 1.5 से 5 करोड़ तक है तो 4 डिजिट लास्ट के, और 5 से ज़्यादा है तो लास्ट के 6 डिजिट। बता दिया? अच्छा बताइए क्या होता है, कभी कभी आर्टिकल लेने गए हो, वो एक जिस तरीके से अपन का हैंड टेम्परेचर चेक नहीं होता, बंदूक जो होती है मशीन, उस मशीन से देखते हो वो स्कैन कर रहा होता है बार कोड, दैट इज़, उसी से पता चल जाता है कि इस आर्टिकल के ऊपर कितना GST रेट है। समझा? स्कैनर जिसको हम बोलते हैं, डीमार्ट में देखते हो ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड और एडवांस रिसीट और एडवांस एडजस्टेड। जल्दी बता दो बेटा, अभी एक और प्रोविज़न पूछने का मन कर रहा है। एडवांस रिसीट कब टैक्सेबल होता है?
एडवांस रिसीट कब टैक्सेबल होता है? क्या? वेरी गुड। क्या बताया था मैंने? 1.5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो एडवांस रिसीट टैक्सेबल। अगर 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो एडवांस रिसीट इज़ नॉट टैक्सेबल। कब बताया था? जब अपन ने इनवॉइस वाला चैप्टर पढ़ा था, सेक्शन 31 सब सेक्शन नंबर 3 में बताया था। समझ में आ रहा यार? अच्छा अभी बता दिया ना, रट्टा मारो। 1.5 से ज़्यादा होगा तो एडवांस रिसीट टैक्सेबल, 1.5 से कम होगा तो एडवांस रिसीट नॉट टैक्सेबल। अगली क्लास। कम होगा तो नॉट टैक्सेबल, ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल। तो देखो बेसिक डिटेल में तो अपन को ये लिखना है, इसके बाद अदर डिटेल में देखो क्या लिखा हुआ है। भैया बता, तेरा B2B सप्लाई है या B2C है? जीरो रेटेड है या डीम्ड एक्सपोर्ट है? बताना। जीरो रेटेड का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। उसका मतलब क्या होता है ये बताओ? एक्सपोर्ट। क्या मतलब होता है बेटा? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट नोट नील रेटेड है या एग्जम्प्टेड है या जीएसटी नहीं लगेगा? बताओ कौन सी आर्टिकल है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती? अल्कोहल करेक्ट है। टर्बन नहीं, टर्बाइन फ्यूल। टर्बाइन फ्यूल और क्या था? नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल। ये तो बेटा 9 के थे, इसके अलावा और ही बताए थे। 9(2) में ये था और ही बताए थे जो निगेटिव लिस्ट में आता है, शेड्यूल नंबर 3। याद आ रहा? एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को सर्विस दिया, पेमेंट 50,000 से कम है, नो जीएसटी। पेमेंट 50,000 से ज़्यादा है, यस जीएसटी। कोर्ट ने कोई सर्विस दिया, नो जीएसटी। हमने कोर्ट को सर्विस दिया, जीएसटी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नो जीएसटी। हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सर्विस दिया, यस जीएसटी। ये याद भी आ रहा है या सिर्फ मैं बोले जा रहा हूँ? ओ भैया, जब मेरा चेहरा पहली बार देखा था जीएसटी में, फर्स्ट लेक्चर ऑफ जीएसटी सप्लाई वाला सेक्शन जब करवाया था, शेड्यूल 1 पढ़ा था, शेड्यूल 2 पढ़ा था और शेड्यूल 3 पढ़ा था। नहीं छोड़ दो, इधर आ जाओ। अमेंडमेंट फॉर प्रायर पीरियड, ध्यान से भैया अंडरलाइन करो वर्ड अमेंडमेंट फॉर प्रायर पीरियड। अभी तो बोलना पड़ेगा और अभी बताया है मैंने। अमेंडमेंट फॉर प्रायर पीरियड, इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा? भाई जितना मैच कर गया वो तो मैं इस बार ले लूँगा, लेकिन जनवरी का डाटा जो मैच नहीं किया उसका मैं कब ले लूँगा? आईटीसी फरवरी में। तो जनवरी के डाटा का मैं मैचिंग कब कर सकता हूँ? फरवरी में। फरवरी का मार्च में, मार्च का अप्रैल में। सर ये सिलसिला कब तक चलेगा? ध्यान से, किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का अपन 21-22 की बात करते हैं, ऐसा तू कब तक कर सकता है? बोला इस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल होता है आने वाली दिसंबर। कौन सा होगा? ठीक है। और सितंबर महीने का रिटर्न, सितंबर का रिटर्न कब जाएगा? अक्टूबर 20 तारीख को बताया था ना, मैक्सिमम 20 तक। 20 अक्टूबर 2022, विच एवर इज अर्लियर। रट्टा मारो, ठीक है, बस साल चेंज करना। 31 दिसंबर और 20 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर। इस डेट तक तुम्हें जितनी बार रिवाइज करना कर ले भाई, क्योंकि इसके बाद हम आपके हैं कौन? खत्म। ये वाला साल खत्म। समझ में आया? याद रहेगा डेट पक्का। अब जितनी बार पूछूंगा ये डेट जहन में आना चाहिए। क्या? 31 दिसंबर और 20 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। अभी बेटा खत्म नहीं हुआ ये। अब जीएसटी के इनवॉइस में देखो क्या क्या करना होता है। ठीक है, अब पूरा प्रैक्टिकल लाइफ समझाता हूँ। जब मार्केट में जाओगे ना तब आ जाओ। नीचे देखो, इंफॉर्मेशन टू बी गिवन इन टेबल। 31 दिसंबर और 20 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर। इस डेट तक आप जो भी रिवाइज करना चाहते हो कर लो। मतलब देखो 21-22 का अप्रैल का महीना, अप्रैल का रिटर्न तू कब फाइल करेगा? मई में। ओ भैया मई में डाटा मैच नहीं किया, कब तक रेक्टिफाई कर लो? अच्छा मई का कब करेगा? जून में। ओ भैया जून में मैच नहीं किया तो समझा?
मतलब जून का डाटा अगर मैच नहीं किया ना तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन लास्ट कहाँ तक? अक्टूबर तक। समझा? अब मुझे जीएसटी डिपार्टमेंट से एक शिकायत है, ओ भैया जब तूने रिटर्न फाइल करने का डेट 31 दिसंबर दिया है तो ये कांड क्यों किया? कौन से पंडित से मुहूर्त निकाला था ये 31 और 20? सीधा बोल देता भाई जब तक तू इस साल का रिटर्न फाइल करेगा तब तक तू क्या कर, मैच कर और अपना ATC लो। ये डेट की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ तक देते कम से कम टाइम। आ रही है बातें समझ में? क्यों? जब मुझे रिटर्न फाइल करने का टाइम यहाँ तक है तो मैचिंग करने का टाइम भी यहीं तक होना चाहिए। चलिए अब वो बेटा जीएसटी डिपार्टमेंट की बातें हैं, बड़े लोग बड़ी बातें। आ जाओ अब जीएसटी इनवॉइस के बेटा टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले देखो टेबल 4, ध्यान से, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते हैं भर भर के, और खास के जो बच्चे MCQ वाले हो भर भर के क्वेश्चन पूछेंगे, एक एक टेबल याद होना चाहिए। बोलोगे सर जान ले लो हमारी। टेबल 4 देखो क्या लिखा हुआ है, इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। याद आ रहा? अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को 2.5 लाख से ज़्यादा का सप्लाई कर रहे हैं तो इनवॉइस वाइज डिटेल देना होगा। पढ़ा था ना? पढ़ा था ना? रजिस्टर्ड पर्सन को 2.5 लाख से ज़्यादा का सप्लाई कर रहे हैं तो इनवॉइस वाइज डिटेल देना पड़ेगा। पढ़ा था ना? अभी शर्म करो ना लाइक को, अनरजिस्टर्ड था वो, नॉट रजिस्टर्ड। तो टेबल 4 में सिर्फ किसका डिटेल जाएगा भैया? रजिस्टर्ड वालों का इनवॉइस वाइज। समझ में आ रहा? आगे आ जाओ। ओ भाई जब मैं कंफ्यूजन डाल रहा हूँ तो जब याद है तो कंफ्यूज ही क्यों होना? इसका मतलब क्लाइंट आया, आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट बोला नहीं मैडम सेक्शन नंबर 33 है। हाँ हाँ मुझे भी लग रहा 33 है, जबकि वो 32 है भाई। नेक्स्ट आ जाओ टेबल 5, अनरजिस्टर्ड पर्सन को कब? जब 2.5 लाख से ज़्यादा का इनवॉइस वाइज डिटेल। ठीक है, तो देखो ऐसे रट्टा मारो, टेबल 4 में इनवॉइस वाइज डिटेल रजिस्टर्ड पर्सन, टेबल 5 में इनवॉइस वाइज डिटेल अनरजिस्टर्ड पर्सन जब 2.5 लाख से ज़्यादा का सप्लाई होगा। अच्छा टेबल 6, इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब एक्सपोर्ट वगैरह। ठीक है। अच्छा टेबल 7, कंसोलिडेटेड डिटेल ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, कब? 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली सी बात है, जैसे ही 2.5 लाख आ गया अनरजिस्टर्ड। करेक्ट है। अच्छा टेबल 8, नील रेटेड और एग्जम्प्टेड। चलो इधर देखो, टेबल 4 रजिस्टर्ड, टेबल 5 वैल्यू बोलो, टेबल 6 एक्सपोर्ट, टेबल 7 कंसोलिडेटेड किसका? अनरजिस्टर्ड वालों का, और टेबल 8 नील रेटेड, एग्जम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। अच्छा ये किसका टेबल पढ़ रहे हो? GSTR 1 का, GSTR 1। बाकी ये पता चले टेबल पूरी पढ़ ली, किसकी टेबल वो नहीं पता। ये तो वही वाली बात होगी, पूरी रामायण देख ली, सीता जी किसकी वही नहीं पता। बातें समझ में आ रही? नेक्स्ट आ जाओ टेबल 9, अमेंडमेंट टू द टेबल आउटवर्ड सप्लाई डिटेल फर्निशिंग रिटर्न फॉर द अर्लियर टैक्स पीरियड इन टेबल 4, 5, 6। ठीक है, अब देखता हूं किसका दिमाग कितनी तेजी से दौड़ता है। ध्यान से, GSTR 1 ऑफ जैन, GSTR 1 ऑफ जैन। ठीक है, इसमें कुछ बेटा मिसिंग हो गया। ठीक है, तो मुझे बताओ GSTR 1 ऑफ फैब कौन से टेबल में डालूं? GSTR 1 जैन का मेरा कुछ डाटा मिसिंग हो गया, मिसमैच कर गया, उसका अमेंडमेंट GSTR 1 ऑफ फरवरी के कौन से टेबल में डालूं? सर अभी जो पढ़ रहे हैं टेबल नंबर 9, समझ में आ रहा? किस में डालना है? टेबल नंबर 9 में। आप बोलोगे अमित सर एक बात बताओ, आप इतना सस्पेंस लाते कहाँ से हो? देखो टेबल नंबर 9 समझ में आ गया भैया, रट्टा मारने इसको। आगे टेबल नंबर 10, अमेंडमेंट टू द टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, कोई पीछे नहीं पलटेगा, पीछे नहीं पलटना। टेबल नंबर 7 किसका था भाई? कंसोलिडेटेड, कौन सा वाला? अनरजिस्टर्ड। पक्का ना? चेक करो तो एक बार, चेक कर लो। राइट है ना? वेरी गुड।
आगे। घर के बाहर का आंसर नहीं निकलते। ओ बेटा, इससे आपका क्या हो रहा है, कन्फ्यूज़न दूर हो रहा। नहीं तो एग्ज़ाम में जाके यही सिचुएशन चलता है। पता है एग्ज़ाम में क्या होता है, इसने लिखा मैम ये यहाँ बैठी हुई है, मैं यहाँ बैठ के एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मुझे याद है कि टेबल 9 ही है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, ओ बताना जरा टेबल 9 या 8, इसने बोल दिया 8, ठोक क्या आऊँगा मैं 8, अपना फिर अपना नहीं रहता। आ जाओ, एक्सपीरियंस है बेटा ऐसा। आ जाओ, टेबल नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एडवांस रिसीव एडवांस एडजस्टेड इन अ करंट टैक्स पीरियड अमेंडमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड। मतलब अर्लियर को एडवांस ले लिया था और उसका सप्लाई तूने अभी किया, तो उसका डिटेल कब भेजेगा, अभी ना, पहले वाले का देगा वो तुझे आईटीसी, कभी ना दे। याद आ रहा कुछ, गुड्स रिसीव होता है तो ही आईटीसी मिलता है, और गुड्स रिसीव ही नहीं होगा तो आईटीसी काहेगा। तो भैया तूने एडवांस तो रिसीव कर ले जनवरी के महीने में और गुड्स रिसीव कर रहा है फरवरी के महीने में, तो क्या वो तुझे आईटीसी कब देगा, जैन में या फैब में, फैब में। तो कहाँ दिखाना पड़ेगा तुझे उसको, टेबल 11 में, और टेबल 12 में एचएसएन वाइड एचएसएन कोड दिखाना पड़ेगा आउटवर्ड सप्लाई का। और टेबल 13 में डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कम से कम 5 याद रखियो, इनवॉइस रिसीव, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेमेंट, रिफंड वाउचर, डिलीवरी चालान। और बताना जरा रिफंड कब, वाउचर कब इशू होता है, हाँ बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे थे, सप्लायर, हाँ ज़्यादा पे कर दिया तो रिफंड होगा। ओ नलाई को याद करो, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3, एडवांस मंगा लिया तो एडवांस वाउचर, एडवांस मंगा के सप्लाई नहीं कर पाया तो रिफंड वाउचर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एग्ज़ाम में आपको हाईटेक चोरी करवानी पड़ेगी। उसके लिए कुछ नहीं बेटा, पगड़ी अभी से खरीद लो और आदत डालो पगड़ी पहनने की, अंदर ब्लूटूथ, बस एक बार कांटेक्ट करना, सब रहेंगे एकदम। ओ भाई याद हो गया, टेबल 13 समझ में आ गया पूरा, इनवॉइस के सारे टेबल क्लियर हुए, पक्का। चलिए 2 मिनट बाद फिर से सवाल पूछूंगा, अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया, पक्का। चलो जल्दी, पहले यहाँ तक रिवाइज करो भाई। आउटवर्ड सप्लाई कौन से सेक्शन में, कौन से फॉर्म में, डेट बता दो, 1 to 10, 10 के बाद 1 से पहले, करंट टैक्स पीरियड में, एचएसएन कोड 5 करोड़ से ज़्यादा है, 6 डिजिट, 6, 5 करोड़ से कम, अच्छा 1.5 करोड़ से भी कम, नो एचएसएन कोड। कौन से टेबल में एचएसएन कोड, हाँ वो 9, 11, वेरी गुड। ओ भाइयों 12, ना तो 9 था ना तो 11, कौन सा है 12, पक्का। अच्छा ध्यान से, कंसोलिडेटेड अनरजिस्टर्ड पर्सन 2.5 लाख से ज़्यादा, टेबल बता दो। ओ माते 7 में है अनरजिस्टर्ड, हाँ अनरजिस्टर्ड मैंने बोला। अच्छा अमेंडमेंट ऑफ टेबल 4, 5, 6, वेरी गुड, ठीक है। अभी तो दिल जीत लिया, 10 मिनट बाद आगे आ जाइए बेटा। चलो चलो चलो, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5, ऑलरेडी बोर्ड पे समझा दिया था मैंने। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ जीएसटीआर 1, क्या बताया था, जीएसटीआर 1 जब सप्लायर इशू करता है ऑटोमेटिक फॉर्म बता दो, 2A और 4A, ठीक है। तो जब 2A और 4A जनरेट होगा तो उसके बिहाफ पे रिसिपेंट क्या भरेगा, जीएसटीआर 2 और 4, 2 कौन, सेक्शन 9 वाले, और 4 कौन, सेक्शन 10 वाले। कब भरेंगे, 11 to 15। कौन सा फॉर्म जनरेट होगा ऑटोमेटिक, 1A, वेरी गुड। 1A किसके पास जाएगा, सप्लायर उसमें क्या करेगा, करेक्शन, कौन से डेट में, डेट 15 से 17 या 18 के बीच में वो कर दे, 17 ही है बेटा, 15 to 17, करेक्ट है, कोई डाउट, रट्टा हो गया एकदम, ठीक। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा हुआ है। ओ भाई 11 बज गया क्या, हाँ वही तो सोचूं, अच्छा वही तो सोचूं, एक मतलब एक सेक्शन में इतना टाइम लग गया मुझे आज,
क्वेश्चन नंबर 6, हाउ द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड इन प्रायर टैक्स पीरियड। अभी देखता हूँ बेटा दिमाग किसका चलता है। नहीं, क्वेश्चन एकदम जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा भाई, एकदम जेन्युइन। मान लो बेटा अपना यस, अरे वो ज्वेलरी कौन सी है, हाँ तनिष्क ज्वेलर्स का ओनर यही है, ऐसा मान लेते हैं अपना यस ही है। एक बात मुझे बताओ, यस ने GSTR 1 भेजा जनवरी महीने का, उसमें कुछ छूट गया, ठीक है, 10 तारीख के बाद इसको याद आ रहा है, या 20 तारीख को जब वो फाइनल भेजने लगा ना 39 वाला, तब इसको याद आ रहा है मैं तो 1 से 10 में कुछ भूल गया, अमेंड कर दूं? कर दूं ना अमेंड? बिंदास करो। ओ भैया दोबारा 10 कौन से डेट को आता है? नेक्स्ट मंथ, मतलब करंट टैक्स पीरियड में अमेंडमेंट नहीं होगा। अब अगर मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया बताओ GSTR 1 में अमेंडमेंट पॉसिबल है, क्या बोलोगे सर? क्यों दिमाग खोटा कर रहे हो, अमेंडमेंट करना ही क्यों है? अगले महीने का जब GSTR भेजना उसमें टेबल दे रखा है ना तुझे डिपार्टमेंट ने, उस टेबल में ऐड कर दियो। करंट टैक्स पीरियड का तू क्यों छेड़ रहा है? अब तुझसे क्लाइंट पूछ रहा है, अच्छा मैडम ये बता दो ऐसा मैं कब तक कर सकता हूँ, तो क्या बोलोगे? दिसंबर और अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर। वही लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, अक्टूबर हुआ, समझा? लेकिन एग्जाम में ऐसा तो हाँ अगले साल हाँ, सो दूसरी सी बात है ना, अक्टूबर से पहले तो ओ भैया दिसंबर में सिर्फ क्या जाएगा, रिटर्न जाएगा, थोड़ी तू ITC ले पाएगा। और जो हाँ ध्यान से, और सितंबर तक का जो ITC ले लिया सब लैप्स। कहने का मतलब ना कहने का मतलब क्या, ऐसे सुनो। वैसे रितु ने एक मस्त क्वेश्चन पूछा, भैया सुनो। ओ भाई मेरा 21-22 करेक्ट है, 21-22 का अप्रैल से लेके दिसंबर, अप्रैल से लेके मार्च, ठीक है, इस पूरे साल का ITC मैक्सिमम कब तक ले सकता है? 20 अक्टूबर 2022। इसका मतलब क्या है, अप्रैल से मार्च तक के जितने भी इनवॉइस के डिटेल छूट गए थे इस डेट से पहले ले लियो, अदरवाइज टाटा एंड बाय बाय। सर मेरा टोटल ITC 10 करोड़ का, टोटल ITC कितना? 10 करोड़ का, मैं यहाँ तक ले पाई ओनली 1 करोड़। ठीक है बेटा, यहाँ से निकलो, अब दोबारा मत मिलना। कितना ITC था? 10 करोड़, मैं ले कितना पाया? ओनली 1 करोड़, टाटा एंड बाय बाय। अब बोलोगे ना सर जो 9 करोड़ बच के अगले साल ले लेता हूँ, बेटा साल आता नहीं है, साल गया, जो गया वो गया, कुछ भी नहीं, जाना भी मत, सुना देगा वो। GST डिपार्टमेंट के पास जाओगे वो सुना देगा। समझ में आ रहा? अब मुझे बताओ, पहले का जो लॉ था ना, पहले का लॉ, उसमें क्या बोलता था, तेरा जो ITC तूने पे किया है ना उसका तू क्रेडिट ले सकता है जब तक तेरा बिजनेस चलेगा, लाइफ टाइम। अभी क्या हो गया, सरदर्दी क्या हो गया, 1 साल के अंदर में क्लेम कर लेना है। अब मुझे बताओ, ITC नहीं मिलेगा, सप्लायर क्या करेगा? जितना भी टैक्स उसने गवर्नमेंट को पे किया सब तुम्हारे इनवॉइस में ऐड कर देगा। इसी वजह से आर्टिकल क्या हो रही है बेटा, महंगी। अब बताओ करंट पिक्चर बताओ, मार्केट में क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल तृप्ति, मान लो एक सप्लायर, तृप्ति ने अपना GST भेजा, ITC का डिटेल भेजा, कितना? 20 करोड़। कितना? सर मेरा ITC बन रहा है 20 करोड़, डिपार्टमेंट ने दिया 2 लाख। डिपार्टमेंट ने दिया 2 लाख। इमेजिन करो भैया ये क्या करे। अब ये क्या बोल रहे, ठीक है अपन बदनाम है, अब कंज्यूमर बदनाम होंगे, ठोको पूरा पैसा, किससे वसूल करो? कंज्यूमर से। इसी वजह से बेटा आर्टिकल इतनी क्या हो रही है, महंगी, क्योंकि GST डिपार्टमेंट ITC रिलीज नहीं कर रहा है। और चोरी पता है कहाँ पे हो रही है? याद करो हमने क्या पढ़ा था, IGST का जो कलेक्शन होता है वो पूरा सेंट्रल के पास जाता है, लेकिन IGST में एक टुकड़ा तो CGST SGST का है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना रहा है IGST के ऊपर लॉ, और टैक्स क्या वसूल कर रहा है? SGST। स्टेट को धोखा क्या दिया कि भैया आने दे पैसा हमारे पास, हम इसमें से तुम्हें देंगे। स्टेट मांगता रह जाता है, सर कुछ तो दो। बोला हु आर यू भाई, कौन हो तुम? देता ही नहीं है। ये करंट सिनेरियो चल रहा है बेटा। इसी वजह से स्टेट की इतनी हालत ख़राब है, और स्टेट ने क्या कर रखा है, आपसे ज़्यादा टैक्स वसूल कर रखा है। किस पे? सारा टैक्स आपसे स्टेट वसूल करता है, जितना भी उसको नुकसान हो रहा है। किस पे? पेट्रोल पे।
क्यों? पेट्रोल एक ऐसी आर्टिकल जिसका कंजम्पशन डेली होगा, इसलिए पेट्रोल इतना महंगा है। सेंट्रल का टैक्स पेट्रोल में ओनली 38 है और बाकी सब किसका है? स्टेट का। क्या करेगा भाई, स्टेट मजबूर है। आईजीएसटी का पैसा तुम रिलीज तो करो। अब एक पूरी कहानी सुनाता हूं। आईटीसी पता है कौन से स्टेट को मिलता है? जहां पे आर्टिकल का फाइनल कंजम्पशन हुआ। आईटीसी किसको मिलेगा? जहां पे आर्टिकल का फाइनल कंजम्पशन हुआ। फॉर एग्जांपल गुजरात से आर्टिकल होते हुए, गुजरात के जैसे मान लो मैंने कोई आर्टिकल बुक किया ऑनलाइन, आर्टिकल आएगी कहां से भैया? गुजरात से। जब मैंने ऑनलाइन बुक किया तो मुझे बताओ गुजरात वाले छोड़ने थोड़ी आएंगे। गुजरात वालों का डीलर होगा किधर? मुंबई में। पहले आर्टिकल गुजरात से मुंबई सप्लाई हुई और फिर वहां से यहां। मान लो चेन्नई की आर्टिकल है भाई, स्टेट चेंज हो रहा। चेन्नई की आर्टिकल है, स्टेट चेंज हो रहा। कंजम्पशन आर्टिकल ही कहां हो रही है? मुंबई में। आईटीसी कौन लेके जाएगा? मुंबई गवर्नमेंट। चेन्नई वाली गवर्नमेंट क्या करेगी? चेन्नई वाली गवर्नमेंट क्या करेगी? मजे लो। ये दिक्कत हो रहा है बेटा किसमें? जीएसटी में। और यही इसी की वजह से आर्टिकल क्या हो रही है? महंगी हो रही है। जब सेंट्रल अपना काम सही से करेगा ना तो बेटा आर्टिकल इतनी महंगी नहीं होगी। और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये सिलसिला बेटा आगे और बढ़ता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आईटीसी रिलीज किसको नहीं करती है? स्टेट्स को। और स्टेट अपना रेवेन्यू पूरा करने के लिए क्या, आप सबने पढ़ा है ना, कॉम्पनसेशन सेस लगता है। क्या लिखा हुआ है उसमें? कॉम्पनसेशन सेस इसलिए लगाते हैं ताकि जीएसटी की वजह से जिस स्टेट को नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई करेंगे। किससे लूटेंगे? कंज्यूमर से, लग्जरी आर्टिकल के ऊपर। तभी तो निर्मला सीतारमण का बेस्ट स्टेटमेंट था, भैया चाहते हो टैक्स कम भरूं, कमाना छोड़ दो। ठीक है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। इमेजिन। चलिए बेटा समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 जीएसटीआर 1 का स्कोप। चलिए टाइम लिमिट पढ़ लिया अपन ने। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है? साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटीआर 1। सर कितनी बार पढ़ेंगे साइलेंट फीचर? पढ़ लिए ना। इलेक्ट्रॉनिकली जाती है, नील भी जाता है, एग्जम्प्टेड भी जाता है, सारा डिटेल हम इसमें भेजते हैं। करेक्ट है? कोई डाउट? खत्म हो गया बेटा छोटा सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 37। अभी तक एक सेक्शन हुआ। ये पहला ऐसा बैच है जिससे बेटा मुझे इतना टाइम लगा और बहुत दिल से समझाया। सेक्शन नंबर 37 क्लियर हो गया। अब आजा बेटा सेक्शन नंबर 38 किसका था? इनवर्ट सप्लाई। ओ भैया सेक्शन 37 अभी खत्म हुआ, आउटवर्ड। सेक्शन 38 क्या है? इनवर्ट। जल्दी बताओ, इनवर्ट सप्लाई कौन फाइल करेगा? रिसिपिएंट। कौन वाले? कौन से लोग? तो सिंपल सी बात है, जिन्होंने जीएसटीआर 1 भेजा। तो जिन्होंने जीएसटीआर 1 नहीं भेजा वो लोग यहाँ भी होंगे। अच्छा किस किस ने नहीं भेजा था जीएसटीआर 1 बता दो जरा। वेरी गुड। अभी ठीक है। ये सिलसिला कब तक रहेगा बरकरार? ओनली फॉर आज सर। अगले क्लास की उम्मीद मत करना, अगले क्लास में पूछूंगा ना लायक फिर से। तो देखो क्वेश्चन नंबर आ जाओ, 412 पेज दिख रहा, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा, लिख दो वहाँ पे सेक्शन 38। ये सेक्शन 38 पढ़ रहे बेटा। और उधर जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना वो सेक्शन 37 था। शुरू किया था ना अपन ने 404 पेज पे, सेक्शन 37 था। वहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन, वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बस लिखना भूल गया था मैं। 404 पेज पे जो पढ़ा था ना क्वेश्चन नंबर 1 वो सेक्शन 37 था, वहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फॉर्म फॉर सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई? क्या था? जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 4। 2 किसके लिए? 9 के लिए। और 4 किसके लिए? 10 वालों के लिए। देखो हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द इनवर्ट सप्लाई, सेम वही बातें लिखी हुई है, वही 6 लोग के नाम लिखे हुए हैं। आईएसडी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, इकोनॉमिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, देन सप्लायर ऑफ ओआईडीआर। देखो व्हाट इज द ड्यू डेट? हाँ इनको नहीं करना है, वही लिखा हुआ ना, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ जीएसटीआर 2? 11 to 15। देखो नीचे लिखा हुआ है आफ्टर 10th। अब बच्चा पता है नोट्स जब पढ़ता है ना बोलता है सर आपने बोला 11 to 15 और वहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर 10th। तो भाई आफ्टर 10th आता क्या है? 11th ही आएगा ना। चलो जीएसटीआर क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई?
क्या भेजना है, सेम वही बेटा वहाँ जो भरा था ना, इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ इंटरेस्टेड सप्लाई, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, डेबिट और क्रेडिट नोट। यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है भैया, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है। अच्छा, एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ GSTR 2। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज पे उसका मैंने बॉक्स बना के डाल दिया है। क्या क्या लिखा हुआ है, GST नंबर, ईयर, टैक्स पीरियड, सेम वही है ना, लेकिन हाँ यहाँ पे ITC का रिवर्सल और क्लेम है ना। और देखो सेकेंड डिटेल अलग है, B2B सप्लाई है, फॉरवर्ड वाला है, सप्लायर एंड रिवर्स चार्ज वाला है, इंपोर्ट ऑफ इनपुट और कैपिटल गुड्स, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, नील रेटेड कितना है, कंपोजिशन टैक्स का है, और अमेंडमेंट ऑफ प्रायर टैक्स पीरियड। ठीक है, अब यहाँ भी बेटा देखो टेबल शुरू हो गया। टेबल 3 क्या है, किसका टेबल है ये, GSTR 2 का टेबल। टेबल 3 क्या है, इनवर्ड रिसीव फ्रॉम ए रजिस्टर्ड, और वहाँ पे क्या था, वहाँ भी रजिस्टर्ड ही था, वहाँ भी रजिस्टर्ड ही था ना। टेबल 4, इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। टेबल 5, इनपुट और कैपिटल गुड्स रिसीव फ्रॉम द ओवरसीज और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। टेबल 6, अमेंडमेंट ऑफ 3, 4, 5। टेबल 7, सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड और नील रेटेड। दोनों के टेबल बेटा अलग अलग है। टेबल 8, इनपुट सर्विस, क्रेडिट रिसीव। टेबल 9, TDS और TCS। टेबल 10, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एडवांस पेमेंट। टेबल 11, इनपुट टैक्स क्रेडिट। 12, एडिशन एंड रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ आउटपुट टैक्स। और टेबल 13, HSN कोड। क्लियर, तो ये सारे टेबल रट्टा मारने। अच्छा, कैन ए रिसिपेंट फीड इंफॉर्मेशन इन GSTR 2 विच हैज मिस्ड बाय सप्लायर। हो सकता है सप्लायर ने GSTR 1 में कुछ मिस कर गया, तो क्या रिसिपेंट भर सकता है? हाँ, तभी तो दोनों का मिसमैच होगा, तभी तो वो 17-18 को मैच करेगा। 16-17-18। देखो क्या लिखा हुआ है, यस द रिसिपेंट कैन हिमसेल्फ फीड द इनवॉइस नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर। The credit on such invoice will also be given provisionally but will be subject to the matching. On matching, if the invoice is not uploaded by the supplier, both of them will be intimated. The following is an analysis of procedural part. क्या लिखा हुआ है, mismatched, rectified, मैच हो गया तो क्रेडिट मिल जाएगा, मैच नहीं हुआ तो भैया जो क्रेडिट लिया है ना, अगले महीने का जब टैक्स पे करेगा ना उसमें ऐड कर दियो। फॉर एग्जाम्पल, तूने 1 लाख का क्रेडिट ले लिया, 50,000 के ही डाटा मैच हुए तो 50 का तो ले लिया, बाकी 50 तूने एक्स्ट्रा लिया ना। अब जैन का वो सप्लाई था तो फैब के टैक्स में वो 50,000 ऐड कर देना। समझा? चलो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मिस्टर अशोक का एग्जाम्पल दिया है, सॉरी आकाश का। क्या लिखा हुआ है, मिस्टर आकाश जो है सप्लायर है, GSTR 1 फाइल कर रहा है। कौन से महीने का भैया? नवंबर का। कब तक फाइल करेगा? 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। GSTR 1 जब वो फाइल करेगा तो कौन सा फॉर्म जनरेट हो जाएगा? GSTR 2A और 4A। उसके बिहाफ पे रिसिपेंट क्या फाइल करेगा? GSTR 2। कब तक? 11 से 15 तक। अब मिस्टर आकाश क्या करेगा? एडिशन डिलीशन करेगा 15 से लेकर 17 के बीच में, ठीक है। और फिर GSTR 3 वो क्या करेगा? फाइनल रिटर्न फाइल करेगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई फर्निश्ड इन द प्रायर पीरियड अमेंडेड। क्या करेंगे हम? जो अमेंडमेंट वाला कॉलम है उसमें हम क्या कर देंगे? अमेंडमेंट डाल देंगे, और जो भी एरर और ओमिशन होगा उसको हम क्या कर देंगे बेटा? रेक्टिफाई कर देंगे। टाइम लिमिट बताओ, टाइम लिमिट अमेंडमेंट का सेम 20 अक्टूबर और 31 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर, वही लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे। खत्म? तो ये खत्म हो गया सेक्शन 37 और 38। 2 सेक्शंस बेटा हमारे खत्म। किसके? कौन से चैप्टर के? रिटर्न के। अब आते हैं बेटा सेक्शन नंबर 39। तीनों सेक्शन सीरीज में खत्म हो जाए फिर छोड़ता हूँ, टेंशन नॉट। अब मुझे बताओ 31 में उन 6 लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया, सॉरी 37 में रिटर्न फाइल नहीं किया, 38 में रिसिपेंट ने नहीं किया उन्हीं 6 में, तो 39 भी उन 6 के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। 39 ही क्या है बेटा? मंथली रिटर्न, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटर्न अंडर 39। तो देखो क्या लिखा हुआ है, GSTR 3 किसके लिए बेटा? आम लोगों के लिए, लेकिन आम लोग में वही 6 लोग नहीं आएंगे। कौन कौन? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, TDS, TCS, सेक्शन 10, OIDR और सेक्शन नंबर और वो
नहीं नहीं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये 6 लोग बेटा नहीं आएंगे। तो देखो क्या कौन सा फॉर्म है, GSTR 3 कैसे जाता है, मंथली, कब, अगले महीने की 20 तारीख। समझा, आम इंसान के लिए GSTR 3 अगले महीने की 20 तारीख तक, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए GSTR 4 कब जाएगा, क्वार्टरली, मतलब अप्रैल मई जून का, जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर का, अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, जैन में, जैन फेब मार्च का, अप्रैल में, कौन से डेट को, 18th, मतलब अप्रैल में जून का, जुलाई 18। क्लियर है। अच्छा नीचे नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का GSTR 5 कब, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ और 7th आफ्टर द लास्ट डेट। ध्यान से सुनो, चलो अब एक बात पूछ रहा हूँ, बताना। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसका रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए वैलिड होता है भाइयों, 90 डेज और सच एक्सटेंडेड पीरियड, पता है ना। अच्छा बताओ रजिस्ट्रेशन के लिए कब अप्लाई करते हैं, कमेंसमेंट से 5 डेज पहले। कौन से फॉर्म में, GSTR 9, ठीक है। ध्यान सुनो, और मान लो मैंने 1 जनवरी 2022 को मुझे रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, तो वैलिड कितने दिन के लिए रहेगा, 90 डेज। तो जनवरी के 31, फरवरी के 28, कितने हो गए बेटा, 59, और 59 और कितने, 31 और ऐड कर दो ना, 31 मार्च तक वैलिड रहेगा, रहेगा ना, समझ में आ रहा। चलिए अब इनको रिटर्न कैसे फाइल करना होता है बेटा, मंथली, मंथली कब बोला, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ और 7th डे आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। सुनो ओ भैया, ये जैन का रिटर्न कब तक फाइल करेगा, तो बोला 20 फैब। अच्छा फैब का 20 मार्च, सर मार्च का 20 अप्रैल और कैंसिल होने के विदिन 7 डेज। तो कैंसिल कब हो रहा है, 31 मार्च, उसके 7 डेज मतलब 7th विच एवर इज। कुछ फंडा समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। देखो जनवरी का क्या बोल रहा है, अगले महीने की 20 तारीख और कैंसिल होने के 7 डेज मतलब 7 अप्रैल विच एवर इज अर्लियर। अगले महीने की 20 तारीख और कैंसिलेशन का 7 दिन विच एवर इज अर्लियर। अगले महीने की 20 तारीख और कैंसिलेशन का 7 डेट विच एवर इज अर्लियर। आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब आ जाओ OIDR वाले कौन से फॉर्म में, GSTR 5A। ये कैसे जाता है, मंथली, अगले महीने की 20 तारीख। नॉर्मली देखा जाए तो बहुत लोगों के 20 तारीख ही है ना। अब आ जाओ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर GSTR 6 मंथली, अगले महीने की 13। TDS वाले GSTR 7 मंथली, अगले महीने की 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर GSTR 8 अगले महीने की 10। करेक्ट, सबके फॉर्म्स याद रहेंगे। चलिए बाकी का जो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2, 3, 4 ये सब बेटा वही रिपीटिशन है फिर से, ठीक है। तो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कहाँ तक पढ़ना है आपको, 1 मिनट। पेज नंबर 428 का सेक्शन नंबर 44 से पहले 44 अगली क्लास में मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ तक पूरा रीड करके आना, अगली क्लास में टेस्ट ओरल सैटरडे को, ठीक है। अच्छा हाँ एक बार रिपीट कर लेते हैं। नहीं सेक्शन कितने पढ़े आज हमने, 37, 38, 39। 37 में क्या था, 38 में और 39 में मंथली सप्लाई। 37 का फॉर्म नंबर बता दो, 38 का और 39 के फॉर्म नंबर।
ओ भैया 8 तक ही था, 9 नहीं, 9 में एनुअल रिटर्न जाता है। GSTR 3 किसके लिए? नॉर्मल लोगों के लिए। GSTR 4 कंपोजिशन के लिए, 5 नॉन रेजिडेंट के लिए, 6 OIDAR 7 ISD वालों के लिए, 7 रजिस्टर TDS वालों के लिए और 8 TCS वालों के लिए। समझा? पढ़ के आना है पूरा। TDS का है